वेलकम बैक व्यूवर्स। हमारा जो आज का सेशन है इसमें हम लर्न करेंगे कि पीएचपी में कितने टाइप्स के जो लूप्स है वो सपोर्टेड है। तो जिस तरह बाकी लैंग्वेजेस है, एएसपी डॉट नेट हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, जावा हो गई, तो उनमें जितने भी लूप्स हैं सपोर्टेड है डिफरेंट टाइप्स के, सेम एग्जैक्टली पीएचपी में भी है। तो आपके पास लूप होता क्या है? सबसे पहली चीज है कि आपके पास सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है जो कि बार बार रिपीट हो रही है आपके कोड में। ठीक है, तो आप उन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को बजाय इसके कि उनका कोड बार बार लिखें, आप वन टाइम ही लिखते हैं और उसको लूप की बॉडी में डिफाइन करते हैं और उनको एग्जीक्यूट करवाते हैं। कब तक एग्जीक्यूट कराते हैं? जब तक कि लूप की कंडीशन आपके पास ट्रू नहीं हो जाती। तो कहता है लूप्स आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट द सेम ब्लॉक ऑफ कोड अगेन एंड अगेन एज लॉन्ग एज सर्टन कंडीशन इज ट्रू। जब तक कंडीशन आपकी ट्रू रहती है तो आपने लूप की बॉडी में जो कोड डिफाइन किया होता है वो बार बार एग्जीक्यूट होता है। और जैसे वो कंडीशन फॉल्स होती है तो वो कोड आपका एग्जीक्यूट होना स्टॉप हो जाता है। कंट्रोल आपका लूप की बॉडी के बाद में जो आने वाली स्टेटमेंट होती है उस पर शिफ्ट हो जाता है। तो कहते हैं इन पीएचपी वी हैव द फॉलोइंग लूप टाइप्स। तो पीएचपी में हम व्हाइल लूप को यूज कर सकते हैं, डू वाइल लूप को यूज कर सकते हैं, फॉर लूप को यूज कर सकते हैं और फॉर ईच लूप को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास कहता है कि वाइल लूप्स थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज द स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। जब तक आपकी गिवन कंडीशन है वो ट्रू रहती है, आपने इस वाइल लूप की बॉडी में जो स्टेटमेंट स्पेसिफाई की होती है वो आपकी लूप हो रही होती है, बार बार एग्जीक्यूट हो रही होती है। अच्छा, डू वाइल लूप्स थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड वंस एंड देन रिपीट्स द लूप एज लॉन्ग एज द स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। तो कहते हैं डू वाइल लूप के केस में कहते हैं डू की बॉडी में जो आपने पीस ऑफ कोड स्पेसिफाई किया उसको एग्जीक्यूट करो। ठीक है, और उसको वन टाइम एग्जीक्यूट करने के बाद उसके बाद उसको दोबारा एग्जीक्यूट करना है नहीं करना, देन वो सेकंड टाइम एग्जीक्यूट करना है नहीं करना, वो कंडीशन डिफाइन करेगी। तो वाइल और डू वाइल लूप में मेजर डिफरेंस आ जाता है, या डू वाइल का रेस्ट ऑफ द लूप्स के केस में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि ये एटलीस्ट वन टाइम आपका एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें डू की बॉडी में आपने जो स्टेटमेंट डिफाइन की होती है उनके उनको एग्जीक्यूट करने के बाद कंडीशन इसमें डू वाइल लूप के केस में एंड में चेक होती है। ठीक है, तो एटलीस्ट ये वन टाइम एग्जीक्यूट होता है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द लूप्स। और उसके बाद आपके पास फॉर लूप आता है, लूप्स थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। तो ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि फॉर लूप की बॉडी में डिफाइन है, वो उसको आप बार बार ये एग्जीक्यूट करेगा। कब तक एग्जीक्यूट करेगा? जब तक उसकी बॉडी में जो कंडीशन डिफाइन की हुई है जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगी। ठीक है, उसके बाद लास्ट आपके पास आता है फॉर ईच लूप। तो लूप्स थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड फॉर ईच एलिमेंट इन एन अरे। तो फर्स्ट थ्री जो लूप्स हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप, ये तो तब यूज होते हैं जब लेट्स से आप अरे से डील कर हैंडलिंग कर रहे हैं, अरे हैंडलिंग कर रहे हैं, अरे के अंदर एलिमेंट्स उनकी वैल्यूज को प्रिंट कर रहे हैं। तो अगर आप अरे की इंडेक्स वैल्यू इंटीजर है, ठीक है, तो इस केस में आप वाइल लूप भी यूज कर सकते हैं, डू वाइल भी यूज कर सकते हैं, फॉर लूप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। लेकिन अगर अरे की इंडेक्स वैल्यू कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, इंटीजर नहीं है, जिस तरह के पीएचपी में एसोसिएटिव अरे होती है जिसमें अरे की इंडेक्स वैल्यू एक स्ट्रिंग होती है। ठीक है, तो इस केस में उसकी वैल्यू को प्रिंट कराना है तो फॉर ईच लूप वहां पे यूज होगा। ठीक है, वहां पे फिर एसोसिएटिव अरे के केस में फर्स्ट थ्री लूप्स जो है, फॉर लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप, वो फिर वहां पे रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि एसोसिएटिव अरे क्या है। ये आगे हमारा नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम अरेज की डिफरेंट टाइप्स इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वहां पे कवर हो जाएगा। अभी तक के लिए जस्ट इतना ही है कि जहाँ पे अरे की इंडेक्स वैल्यू इंटीजर हो, जिसको अरे की भी कहा जाता है, तो इस केस में वाइल लूप, डू वाइल लूप या फॉर लूप यूज करेंगे। लेकिन अगर अरे की इंडेक्स वैल्यू आपके पास कोई है, कोई स्ट्रिंग है, तो इस केस में फिर आप फॉर ईच लूप यूज करेंगे।
तो वन बाय वन इससे भी मैं क्विक मूव मूव ऑन करूंगा, क्योंकि ये भी हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पार्ट होते हैं, तो उसमें कवर हुए होते हैं। तो कहता है कि the while loop loops through a block of code as long as the specified condition is true। तो कोई भी लूप है, तो उसमें जो लेट्स से while लूप हो गया, for लूप हो गया, do while लूप हो गया, तो उसमें तीन पार्ट्स होंगे। एक उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगी, और उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो ये और उसके इस कंडीशन की बेस पे लूप की बॉडी में जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगी या नहीं, ये कंडीशन डिफाइन करेगी। तो ये तीन पार्ट्स हर एक लूप में कॉमन नहीं आएंगे, फॉर लूप में, वाइल लूप में और डू वाइल लूप में। तो कहता है प्रिंट $i एज लॉन्ग एज $i इज लेस देन 6। ये एक एग्जांपल है। ठीक है, इसको वाइल लूप से वो प्रिंट करना चाह रहा है, आई की वैल्यू, $i की वैल्यू प्रिंट करना चाह रहा है। तो कहता है $i इज इक्वल टू 1। तो $i ये लूप का स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, वाइल $i लेस देन 6, ये आपके पास ये कंडीशन हो गई। ठीक है, तो वाइल लूप एग्जीक्यूट करेगा अपनी इस पैरेंथेसिस के अंदर जो स्टेटमेंट डिफाइन की गई है। ये एक स्टेटमेंट भी हो सकती है, एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी हो सकती है। ठीक है, तो इस केस में $i की वैल्यू 1 है फर्स्ट केस में, तो 1 इज लेस देन 6, कंडीशन ट्रू हो गई। तो इसकी बॉडी में यहां से लेके यहां तक जो स्टेटमेंट डिफाइन की है वो एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो यहाँ पे जस्ट वो कर रहा है कि उसकी वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, क्योंकि एग्जांपल में गिवन था प्रिंट $i एज लॉन्ग एज $i इज लेस देन 10, लेस देन 6। जब तक ये कंडीशन ट्रू होती है तब तक $i की वैल्यू को प्रिंट करो। ठीक है, तो ये वो प्रिंट की स्टेटमेंट है। अच्छा, जो कि $i की वैल्यू प्रिंट कर रही है। उसके बाद एंड पे है कि आपने लूप की बॉडी में लास्ट जो स्टेटमेंट होगी वाइल लूप के केस में वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की होगी। तो क्योंकि हम 1 से लेके 6 तक ये मूव ऑन कर रहा है, तो इस केस में इंक्रीमेंट रिक्वायर्ड है, तो $i प्लस प्लस। ठीक है, तो ये आप प्री फिक्स इंक्रीमेंट भी लगा सकते थे, पोस्ट इंक्रीमेंट भी लगा सकते थे, इस एग्जांपल में कोई इफेक्ट ना होता इस एग्जांपल के केस में। ठीक है, तो बताने का मकसद है ये लूप का स्टार्टिंग पॉइंट, ये उसका कंडीशन, कंडीशन के ट्रू होने पे इसकी बॉडी में जो स्पेसिफाई की गई है स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट होगी, और एंड पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक है, तो आई की वैल्यू जब ये एग्जीक्यूट होगी, 1 थी तो 1 से यहाँ पे 2 हुई, दोबारा आया, इसकी कंडीशन चेक हुई, 2 इज लेस देन 6, कंडीशन ट्रू, फिर आई की वैल्यू प्रिंट की, फिर 2 से वैल्यू 3 हुई, 3 इज लेस देन 6, बॉडी में आया, फिर प्रिंट की आई की वैल्यू 3, फिर 4 हुई, फिर 5 हुई, 5 जब होगी तो 5 इज लेस देन 6, फिर दोबारा बॉडी में आया, 5 को प्रिंट कराया, और 5 से वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 6 हुई, तो 6 इज लेस देन 6, तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है। तो ये इसकी बॉडी यहाँ से स्टार्ट होती है, और उसके बाद इसके क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद अगर कोई स्टेटमेंट डिफाइंड है, तो ये कंडीशन के फॉल्स होने पे कंट्रोल आपका यहाँ पे मूव ऑन कर जाएगा। ठीक है, तो ये था आपके पास वाइल लूप का बिहेवियर। आप डू वाइल लूप में आ जाए, तो do while loop, the do while loop loops through a block of code once and then repeats the loop as long as the specified condition is true। तो कहता है कि डू वाइल लूप में एक इम्पॉर्टेंट जो फंक्शनैलिटी है वो ये है कि ये जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है उसको वन टाइम ये लाजमी एग्जीक्यूट करता है, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। इसलिए वो एग्जीक्यूट करता है कि इसमें ब्लॉक ऑफ कोड पहले आ रहा होता है और उसके बाद फिर कंडीशन डिफाइन की गई होती है, और सेकंड टाइम उसने एग्जीक्यूट करना है डू वाइल लूप ने या नहीं, तो उसकी कंडीशन पे फिर डिपेंड करता है। तो ये केस देखें जरा। तो कहते हैं प्रिंट $i एज लॉन्ग एज $i इज लेस देन 6। सेम स्टेटमेंट है जो कि अभी हमने वाइल लूप से की थी। तो कहता है $i इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से आपकी इनिशियलाइजेशन और ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो कहता है डू करो, क्या काम करो, इसकी बॉडी में डू की बॉडी में अगर आपने एक स्टेटमेंट डिफाइन करनी थी तो एक एग्जीक्यूट होती है, और एक से ज्यादा स्टेटमेंट डिफाइन करनी है तो हमेशा याद रखें कि उनको पैरेंथेसिस में देना है, चाहे कंडीशनल स्टेटमेंट हो या लूप्स हो। ठीक है, तो डू एको $i, तो $i की वैल्यू प्रिंट कर रहा है, इनिशियली आई की वैल्यू 1 है यहाँ पे। ठीक है, तो 1 प्रिंट करेगा,
वन में फिर उसका इंक्रीमेंट होगा। तो पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट यहाँ पे अप्लाई हुआ है ऑपरेटर। तो वन से इसकी वैल्यू यहाँ पे जब एग्जीक्यूट होगा तो टू हो जाएगी। तो कहता है टू लेस देन सिक्स। ठीक है, तो कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। दोबारा ऊपर जाएगा, फिर इनकी इसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा, फिर देखेगा थ्री लेस देन सिक्स, फोर लेस देन सिक्स, फाइव लेस देन सिक्स। और जब सिक्स लेस देन सिक्स होगा तो ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होगी। तो इसके बाद आपके पास कंट्रोल इसके बाद आने वाली स्टेटमेंट पे जंप कर जाएगा। नेक्स्ट आपके पास फॉर लूप आता है। तो द फॉर लूप लूप्स थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो आपके पास है फॉर लूप का ये सिंटैक्स है। फॉर लूप यहाँ पे एक्सप्रेशन देंगे, यानी उसका स्टार्टिंग पॉइंट। सेकंड आपके पास यहाँ पे एक्सप्रेशन टू देंगे, यानी कंडीशन आपकी फॉर लूप की। और थर्ड आप देंगे यहाँ पे कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसकी बॉडी में जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगी। और उसके बाद एंड पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा तो वो एक्सप्रेशन थ्री कहलाएगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, फॉर लूप का जो सिंटैक्स है इसमें पहला पैरामीटर जो देते हैं, पहली जो एक्सप्रेशन देंगे वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास कंडीशन आएगी। उस कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पे, ट्रू होने पे ही डेफिनेटली इसकी बॉडी में जो स्टेटमेंट आपने दी होंगी वो ट्रू होने पे एग्जीक्यूट होंगी। अगर ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाती है तो जहाँ पे बॉडी क्लोज हो रही है उसके बाद आने वाली स्टेटमेंट पे आपका कंट्रोल जो है वो जंप हो जाएगा। ठीक है, और कसर जंप कर जाएगा, उनको एग्जीक्यूट करेगा। और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो एंड पे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा तो वो एक्सप्रेशन थ्री कहलाएगी। तो ये देख ले, एक्सप्रेशन वन इज एवेलुएटेड वंस, क्योंकि वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। एक्सप्रेशन टू इज एवेलुएटेड बिफोर ईच आइट्रेशन। तो हर आइट्रेशन में जो लूप की बॉडी में जो आइट्रेशन जो स्टेटमेंट दी हुई है वो एग्जीक्यूट होंगी या नहीं, वो इस कंडीशन पे डिपेंड करता है। और उसके बाद आपके पास है एक्सप्रेशन थ्री इज एवेलुएटेड आफ्टर ईच आइट्रेशन। तो हर आइट्रेशन से पहले कंडीशन चेक होगी और हर आइट्रेशन के बाद, ठीक है, वो आपके पास एक्सप्रेशन थ्री जो कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है तो वो आपकी एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे देखें एक एग्जांपल है। फॉर डॉलर एक्स इज इक्वल टू जीरो, फॉर लूप को कॉल किया, उसने उसके सिंटैक्स में पहली एक्सप्रेशन पास की डॉलर एक्स इज इक्वल टू जीरो, जो कि आपके पास इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग सिंटैक्स के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन वन बनती है। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। डॉलर एक्स एक पीएचपी का वेरिएबल है जिसमें जीरो स्टोर हुआ है। उसके बाद डॉलर एक्स लेस देन इक्वल टू टेन, जीरो लेस देन इक्वल टू टेन, कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। तो कंट्रोल आपका इस लूप की बॉडी में आ गया। ठीक है, तो इस लूप की बॉडी में प्रिंट कराता है द नंबर इज, इनिशियली जीरो होगा, द नंबर इज जीरो, उसके बाद ब्रेक किया, फिर उसके बाद यहाँ पे बॉडी क्लोज हुई। अब सेकंड टाइम इस बॉडी के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी नहीं होंगी, उससे पहले ये इंक्रीमेंट करेगा या डिक्रीमेंट करेगा। तो इस केस में इंक्रीमेंट कर रहा है, तो जीरो में इंक्रीमेंट करो तो वन बनता है, वन के बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने के बाद फिर दोबारा कंडीशन पे जाएगा। अब कंडीशन ट्रू होने पे फिर ये बॉडी में आएगा, अदरवाइज फॉल्स होने पे कंट्रोल इसकी बॉडी से एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह ये टेन टाइम्स तक, जीरो से लेके टेन तक ये रन होगा, क्योंकि इक्वल का साइन है। 11th टाइम जब ये रन होगा तो कंडीशन आपकी फॉल्स होगी, तो उसके बाद आने वाली जो स्टेटमेंट होगी उस पे ये जंप कर जाएगा। तो इसकी आउटपुट देख लें, ये आपके पास इसकी आउटपुट है। ठीक है, तो जीरो से लेके टेन तक, क्योंकि इक्वल का साइन था, अगर इक्वल का साइन ना होता तो ये जीरो से लेकर तो नाइन तक ही लूप एग्जीक्यूट होता। इसके बाद आपके पास आता है फॉर ईच लूप। दी फॉर लूप the for each loop loops through a block of code for each element in an array or each property in an object। तो मैंने बताया था कि फॉर ईच लूप तब रिकमेंडेड है यूज करना जब आपके पास अरे की इंडेक्स वैल्यू एक स्ट्रिंग हो, यानी पीएचपी में जिसको एसोसिएटिव अरे कहा जाता है। तो उस अरे की वैल्यू को अगर आप प्रिंट कराना चाह रहे हैं जिसमें अरे की इंडेक्स वैल्यू जो कि ये एक स्ट्रिंग है, तो इस केस में फॉर ईच लूप रिकमेंडेड है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल देखें कि डॉलर कलर्स के नेम की एक अरे है, क्योंकि उसको अरे के कीवर्ड में आपने डिफाइन किया है। ठीक है, तो डॉलर कलर्स के नेम का एक पीएचपी का वेरिएबल है, एक अरे है जिसकी जीरोथ लोकेशन में रेड पड़ा हुआ है,
वन लोकेशन पे, फर्स्ट लोकेशन पे ग्रीन है, सेकंड लोकेशन पे ब्लू है, थर्ड लोकेशन पे येलो है। ठीक है, तो इस अरे का साइज आपके पास क्या है, 4। इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। लेकिन उसकी इंडेक्स वैल्यू आप सब जानते हैं, कह रहे हैं कि इंडेक्स वैल्यू पहले एलिमेंट की 0 से स्टार्ट होती है। तो 0, 1, 2, 3। तो डॉलर कलर्स की जो अरे है इसका साइज है 4। इसमें 4 एलिमेंट स्टोर हुए हैं। लेकिन इसका जो इंडेक्स वैल्यू है हर एक एलिमेंट का, तो वो आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो 0, 1, 2, 3। तो डॉलर कलर्स ऑफ 0 के ऊपर रेड है, डॉलर कलर्स ऑफ 1 फर्स्ट जो लोकेशन है उस पर ग्रीन है, डॉलर कलर्स ऑफ 2 के ऊपर ब्लू वैल्यू पड़ी हुई है, और डॉलर कलर्स ऑफ 3 जो इंडेक्स है उस पर येलो पड़ा है। ठीक है, तो फॉर ईच डॉलर कलर्स एज $x। ठीक है, तो फॉर ईच लूप को कॉल किया, उसमें फर्स्ट आर्गुमेंट आपने पास किया डॉलर कलर्स। तो डॉलर कलर्स उस अरे का नेम है जिसकी वैल्यू आप एक्सेस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास डॉलर कलर्स में ये रे थी, तो वो उसको पास किया $x। तो यहाँ पे आप देखें फर्स्ट जो केस आया है, इसमें अरे की जो इंडेक्स वैल्यू है वो आपके पास स्ट्रिंग, सॉरी, डिजिट है, 0, 1, 2, 3 या न्यूमेरिक अरे है ये। ठीक है, तो इस केस में $x आपने स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, तो इस केस में डॉलर कलर्स ऑफ 0 जब आपके पास होगा, तो इसमें इस $x में फर्स्ट टाइम के लिए जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो वो रेड को प्रिंट करेगा, तो यहाँ पे रेड प्रिंट होगा। फिर सेकंड टाइम एग्जीक्यूट होगी तो ग्रीन, ब्लू और येलो। तो यहाँ पे क्योंकि ये एसोसिएटिव अरे नहीं है, यहाँ पे जो अरे है उसकी इंडेक्स वैल्यू एक इंटीजर है। ठीक है, जो कि है एक इंटीजर है, तो इस केस में यहाँ पे हमने रिलेशनशिप ऑपरेटर नहीं स्पेसिफाई नहीं किया, जस्ट इंडेक्स अरे का स्पेसिफाई किया है। अब सेकंड केस यहाँ पे देखें कि ये एसोसिएटिव अरे है। ठीक है, डॉलर मेंबर्स इस अरे का नेम है। इस अरे की जो 0th लोकेशन है, डॉलर मेंबर्स ऑफ पीटर, ये उसका इंडेक्स बनता है। ठीक है, तो इस डॉलर मेंबर्स की जो अरे है उसकी पीटर वाली जो लोकेशन है, जो की है, उस पे 35 पड़ा हुआ है। बेन वाली जो की है उस पे 37 पड़ा हुआ है, और जॉय वाली जो की है उस पे 43 पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस केस में अब इसकी वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, तो यहाँ पे देखें लर्न करने का पॉइंट ये है, क्योंकि पहले केस में एक इंडेक्स थी, इंडेक्स्ड अरे थी, न्यूमेरिक अरे थी, तो इसलिए आपने यहाँ पे उसको उसकी की से रेफर किया। लेकिन यहाँ पे जो एसोसिएटिव अरे होती है वो उसके की वैल्यू का पेयर होता है, ये की होती है, और ये उसके बाद जो इस ऑपरेटर के बाद वो स्पेसिफाई की होती है वो वैल्यू होती है। ठीक है, तो $x आपका इस की को रेफर करेगा, और $y आपका उस की जो वैल्यू होगी उसको रेफर करेगा। यहाँ पे आप $a $b भी कर सकते थे, कुछ भी वेरिएबल हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन लर्न करने का पॉइंट ये है कि जब एसोसिएटिव अरे यूज हो रही होगी, तो यहाँ पे एसोसिएटिव अरे का नेम आएगा, और एस के बाद जो फर्स्ट आपके पास वेरिएबल होगा ये एसोसिएटिव अरे की को रेफर कर रहा होगा, और सेकंड जो वेरिएबल होगा ये उस एसोसिएटिव अरे की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो नीचे उसने $x $y को प्रिंट कर दिया, तो फर्स्ट केस में पीटर प्रिंट होगा और उसकी वैल्यू है 35, तो वो प्रिंट होगा। ठीक है, तो इसी तरह बैन के लिए ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और जो के लिए ये स्टेटमेंट थर्ड टाइम एग्जीक्यूट होगी। फोर्थ टाइम के लिए जब ये जाएगा, तो इस केस में उस अरे में फोर्थ लोकेशन पे कोई आइटम ही नहीं पड़ा हुआ, नल पड़ा हुआ है, फॉल्स पड़ा हुआ है। तो ये उसके बाद फिर यहाँ पे से एग्जिट होके इसके बाद आने वाली स्टेटमेंट में क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद जो आने वाली स्टेटमेंट होगी उस पे इसका कंट्रोल चला जाएगा। तो ब्रेक स्टेटमेंट हमने पहले स्विच में भी डिस्कस किया था। द ब्रेक स्टेटमेंट कैन बी यूज टू जंप आउट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ लूप्स। कोई लूप हो सकता है, कोई स्विच केस में हमने डिस्कस किया था, तो कोई भी केस हो सकता है। ठीक है, तो उस केस में उससे जंप करना आप चाह रहे हैं तो ब्रेक स्टेटमेंट आप यूज करें। ये देखें जरा, फॉर लूप में लेट्स से फॉर $x इज इक्वल टू 0, $x लेस देन 10, $x की वैल्यू 0 है, 0 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू हुई तो उसकी बॉडी में आया। तो इफ $x इज इक्वल टू 4, तो फर्स्ट केस में $x में 0 पड़ा है, 0 इज इक्वल टू 4, कंडीशन फॉल्स हुई, तो उसके बाद उसने इस स्टेटमेंट को प्रिंट किया। दोबारा उसमें इंक्रीमेंट हुआ, उसकी वैल्यू 1 हुई, 1 लेस देन 10, ये कंडीशन फिर फॉल्स हुई, फिर इसको प्रिंट किया, फिर थर्ड टाइम प्रिंट किया, फोर्थ टाइम जब आया तो 4 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे आके इसने ब्रेक कर दी।
ठीक है। तो अब इस केस में ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है, जब कोई कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उस कंडीशन के ट्रू होने पे ये उसकी बॉडी से ये एग्जिट कर जाती है। ठीक है। तो ये ब्रेक की स्टेटमेंट है। कंटिन्यू की स्टेटमेंट इसके ऑपोजिट है कि अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो इस केस में एग्जिट करने के बजाय उसको कंटिन्यू रखो। ठीक है, तो उसकी बॉडी में ही रहे कंट्रोल। तो ये डिफरेंट टाइप्स के हमने लूप्स को डिस्कस किया। तो उसके बाद है कि पीएचपी में आप फंक्शंस किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो कहता है द रियल पावर ऑफ पीएचपी कम्स फ्रॉम इट्स फंक्शंस। तो पीएचपी में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो आपके फंक्शंस है। अभी इससे पहले भी हमने जितने भी टॉपिक्स कवर किया उसमें पीएचपी के फंक्शंस को हम डिस्कस कर रहे थे। कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जो कि पीएचपी आपको प्रोवाइड करती है, और कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनको यूजर डिफाइंड कहा जाता है, जिनको आप अपनी रिक्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन करते हैं। तो PHP has more than 1000 built-in functions, and in addition you can create your own custom functions। तो PHP में कहता है अराउंड 1000 के करीब बिल्ट इन फंक्शंस हैं जिनको आप जस्ट कॉल करके कोई भी फंक्शनैलिटी जो स्पेसिफाइड है वो अचीव कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अपने जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैं जिनको कस्टम फंक्शंस भी कहा जाता है वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो कहता है कि बिल्ट इन फंक्शंस, ये जो इसमें पहले से ये कह रहा है कि सेक्शन इस रेफर किया हुआ है, तो इसमें सारे बिल्ट इन फंक्शंस डिफाइन किए गए हैं। ये देख लें, अरे का फंक्शन, कैलेंडर का फंक्शन, डेट, डायरेक्टरी। ठीक है, तो ये सारे के सारे बिल्ट इन फंक्शंस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। और उसके अलावा आपके पास यूजर डिफाइंड फंक्शंस है तो उनको हम देखेंगे। ठीक है, क्योंकि बिल्ट इन फंक्शन थ्रू आउट जैसे हम आगे मूव ऑन करते जा रहे हैं तो वो हमारे यहाँ सेक्शन में आएंगे। ठीक है। तो PHP besides the built-in function it is possible to create your own function। आप बजाय इसके कि built-in function चूज करें, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो कहते हैं फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स दैट कैन बी यूज रिपीटेडली इन अ प्रोग्राम। तो कोई आपके पास ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है जो कि रिपीटेडली प्रोग्राम के अंदर यूज हो रही है, तो आप उनको बार बार लिखने के बजाय आप फंक्शन में डिफाइन कर दें वन टाइम, और जब भी आपको वो चाहिए हो तो आप उनको जस्ट कॉल कर लें। तो नेक्स्ट आपके पास है अ फंक्शन विल नॉट एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली व्हाइल अ पेज लोड। ठीक है। तो जब पेज लोड होता है तो सब ये इसके फंक्शन की बॉडी में जो कोड आपने स्पेसिफाई किया होता है वो एग्जीक्यूट नहीं होता। फंक्शन को जब तक कॉल नहीं किया जाता तब तक वो अपना कोड एग्जीक्यूट नहीं करता। अ फंक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड बाय अ कॉल टू द फंक्शन। ठीक है, जो कि अभी पॉइंट मैंने डिस्कस किया है। तो देख लेते हैं कि PHP में फंक्शन किस तरह क्रिएट करते हैं, किस तरह उनको कॉल करते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन का कीवर्ड यूज होगा और आगे उसके बाद फंक्शन का नेम स्पेस डाल के। ठीक है। तो अगर ये फंक्शन इनपुट पे कोई आर्गुमेंट्स रिसीव कर रहा है तो यहाँ पे वो आर्गुमेंट्स के नेम आएंगे। इस केस में ये फंक्शन कोई पैरामीटर्स इनपुट पे रिसीव नहीं कर रहा। ठीक है। तो उसके बाद ये फंक्शन की बॉडी है, तो फंक्शन के ट्रू होने पे, फंक्शन के कॉल होने पे, ठीक है, आपने कौन सा पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना है वो उसकी बॉडी में डिफाइन करना होता है। तो इस केस में जस्ट एक हेलो वर्ल्ड का एक स्ट्रिंग है, तो लर्निंग पर्पस के लिए जस्ट उसने ये डिफाइन कर दिया। तो ये आपका डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे कि आप फंक्शन से क्या काम अचीव करवाना चाह रहे हैं। अ फंक्शन नेम मस्ट स्टार्ट विद द लेटर और अंडरस्कोर। तो कहते हैं फंक्शन का नेम जो है वो लेटर से स्टार्ट होना चाहिए या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, जो कि PHP में वेरिएबल नेमिंग के रूल्स हैं, एग्जैक्ट वही फंक्शन के नेमिंग पे भी अप्लाई होते हैं। तो कहते हैं फंक्शन नेम्स आर नॉट केस सेंसिटिव। फंक्शन का नेम है माई मैसेज, ठीक है, तो ये कैपिटल में लिख दे या स्मॉल लेटर में लिख दे तो ये मैटर नहीं करता, केस इनसेंसिटिव है। तो given the function a name that reflects what function does। तो कहते हैं जब give the function a name, फंक्शन को हमेशा उसी तरह का नेम आप दें, मीनिंगफुल नेम दें जिस तरह का टास्क फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ताकि कल को आपको दोबारा कुछ टाइम के बाद उस पीस ऑफ कोड को ओपन करें तो आपको उसका नेम से पता चल जाए कि ये किस तरह के फंक्शनैलिटी इस फंक्शन में है। ठीक है। तो कहता है कॉल अ फंक्शन, टू कॉल द फंक्शन जस्ट राइट इट्स नेम फॉलोड बाय द पैरेंथेसिस। ठीक है। तो ये देखिए फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया। ठीक है, ये फंक्शन की डेफिनेशन है
और ये फंक्शन की बॉडी है जो कर्ली ब्रैकेट्स में है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है, इधर से कंट्रोल आपका इस जगह पे आएगा, क्योंकि इस फंक्शन जब कॉल हो रहा है तो इनपुट पे कोई आर्गुमेंट्स पास नहीं कर रहा, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे भी कोई वैल्यू रिसीव नहीं करेगा, और बॉडी में जस्ट हेलो वर्ड की स्टेटमेंट प्रिंट होगी। इसके आउटपुट जरा देख लें तो ये आपको सामने, ठीक है। अब लेट से यहाँ पे मैंने इस फंक्शन में एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाई है। स्टेटमेंट कुछ भी हो सकती है, डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे। तो ये मैं दोबारा से एक से ज्यादा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना चाह रहा हूँ, तो ये देख लें, ठीक है। तो इस तरह आप एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। नेक्स्ट आपका केस आता है, अभी जो केस हमने देखा कि फंक्शन डिफाइन भी हमने किया, उसको कॉल भी किया, लेकिन उसने इनपुट पे कोई आर्गुमेंट्स पास नहीं किए, कोई पैरामीटर्स पास नहीं किए। तो अगर फंक्शन कोई आर्गुमेंट्स पास कर रहा है तो वो किस तरह पास करेंगे, ठीक है। तो वो इस तरह है यहाँ पे। अब यहाँ जब फंक्शन को कॉल करेंगे तो कॉल करते हुए अगर वो इनपुट पे कोई आर्गुमेंट्स उसके हैं, तो आप वो डिफाइन करेंगे। ये एक से ज्यादा आर्गुमेंट्स है तो कोमा डाल के आप उनको डबल कोट्स में स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में फाइल नेम का फंक्शन कॉल हो रहा है, और उसमें वैल्यू जो पास हो रही है वो जानी एक वैल्यू है, स्ट्रिंग है, वो पास हो रहा है। तो ये यहाँ पे आपके पास फंक्शन की डेफिनेशन पे आया, और वो जानी जो वैल्यू पास हुई है फंक्शन कॉलिंग के दौरान वो यहाँ पे आके स्टोर हुई, और उसके बाद एको की स्टेटमेंट में यहाँ पे आपने उस वैल्यू को प्रिंट कराया, और आगे जो भी वेरिएबल है, जो भी टास्क आपके पास है स्ट्रिंग का अंदर, ठीक है। तो इसी तरह फिर सेकंड टाइम फंक्शन दोबारा कॉल हो रहा है, और इसमें हैज नेम की वैल्यू पास हो रही है जो कि इधर आके स्टोर होगी। यहाँ पे उसको प्रिंट कराया, इसके साथ न्यू लाइन पे गया, फिर स्ट्रेल की वैल्यू यहाँ पे उसने प्रिंट की, और फिर उसके बाद काई जिम की वैल्यू प्रिंट करवाई कॉल होने पे, और लास्ट पे आपके पास बॉर्ज है, इस वैल्यू को फंक्शन कॉलिंग में यहाँ पे पास किया और उसको प्रिंट किया। तो बताने का मकसद ये है कि आप कोई भी आर्गुमेंट, एक आर्गुमेंट या कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं भी कर सकते कॉलिंग में, या एक से ज्यादा आर्गुमेंट्स भी आप पास कर सकते हैं, या एक भी पास कर सकते हैं, तो डिपेंड करता है। अब इस एग्जांपल के केस में देखें कि आप एक आर्गुमेंट इन फंक्शन कॉलिंग में पास कर रहे थे, तो यहाँ पे इस केस में देखें कि ये एक से ज्यादा आर्गुमेंट्स फंक्शन को कॉल करते वक्त पास कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट आपके पास आर्गुमेंट हैज है, और सेकंड उसका ईयर है 1975। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये फर्स्ट आर्गुमेंट था, तो ये फर्स्ट वेरिएबल में जाके स्टोर होगा, ठीक है। और उसके बाद उसका ईयर सेकंड आर्गुमेंट था, तो सेकंड में जाके स्टोर होगा। अगर यहाँ पे आप इनका सीक्वेंस चेंज कर देते हैं, 1975 पहले लिख देते हैं, हैच का जो स्ट्रिंग है उसको बाद में लिख देते हैं, तो 1975 फिर जाके इस पहले स्ट्रिंग में स्टोर होगा। तो बताने का मकसद ये है कि जब आप फंक्शन कॉलिंग कर रहे हैं, तो जो पैरामीटर्स उसको आर्गुमेंट्स उसको इनपुट पे पास कर रहे हैं, तो उसका ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है। तो इस चीज का ख्याल करना है। तो यहाँ पे हमने दो आर्गुमेंट्स पास करके देख ली, ठीक है। तो पीएचपी डिफॉल्ट आर्गुमेंट वैल्यू, ठीक है। तो ये आपके केस में थर्ड केस है, इसमें आप सेट हाइट का फंक्शन कॉल कर रहे हैं, उसको 350 पास कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में अब आप वैल्यू पास कर रहे हैं, तो उसकी मिनिमम हाइट में वो वैल्यू प्रिंट होगी जाके। अब लेट से आप किसी फंक्शन में आपने उसकी आर्गुमेंट पास कर दी है, तो वो तो उसी की प्रायोरिटी हाई होगी। अब लेट से यहाँ पे सेट हाइट का फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है, विल यूज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ 50। अब इस सेट हाइट का फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है, लेकिन जहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन हुई थी वहां पे आपने कहा था कि ये फंक्शन एक आर्गुमेंट इनपुट पे लेगा। तो अगर तो वो आर्गुमेंट लेगा, तो जो जब आप उसको कॉल कर रहे हैं तो उस वक्त जो उसको आर्गुमेंट पास करेंगे तो उसकी प्रायोरिटी हाई होगी, ठीक है। तो इस केस में 350, द हाइट इज 350 यहाँ पे प्रिंट होगा। इस केस में आपने इसको कोई आर्गुमेंट पास नहीं की, तो इस केस में इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी 50, आपने यहाँ डेफिनेशन में डिफाइन की होगी, डेफिनेशन के आर्गुमेंट में डिफाइन की होगी, वो प्रिंट हो जाएगी। फिर इस केस में 135 प्रिंट होगा, इस केस में 80 प्रिंट होगा। तो लास्ट केस इसमें फंक्शंस में आता है कि फंक्शन अगर वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो उसको कैसे हम केस को हैंडल करेंगे। तो कहता है टू लेट अ फंक्शन रिटर्न अ वैल्यू यूज द रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है। तो जब भी कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा, तो उसकी बॉडी में जो स्टेटमेंट आपने डिफाइन किया उनको एग्जीक्यूट करने के बाद
तो कहता है कि वहाँ उसमें उसकी वैल्यू रिटर्न की स्टेटमेंट के थ्रू आप रिटर्न कर सकते हैं। जरा इस केस को देखें। अच्छा, एको 5 + 10 = ठीक है। अच्छा, ये आपका फंक्शन डेफिनेशन है और नीचे उसकी बॉडी है। तो यहाँ पे फंक्शन आपने डिफाइन किया। डिफाइन करने के बाद यहाँ पे आप सम के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, उसमें फर्स्ट आर्गुमेंट 5 पास कर रहे हैं, दूसरा 10 पास कर रहे हैं। ठीक है। 5 और 10 यहाँ पे आके 5 आपका $x पैरामीटर में आर्गुमेंट में स्टोर हुआ, $y में आपका 10 स्टोर हुआ। तो 5 और 10 यहाँ पे उनका रिजल्ट, इस केस में एडिशन हुई उनकी, तो रिजल्ट आपके पास 15 आया। रिटर्न $z। तो $z में आपके पास क्या है, जो दो आर्गुमेंट फंक्शन ने पास की थी उनका एडिशन का रिजल्ट। तो यहाँ पे रिटर्न करेगा 15, तो 15 आपके पास यहाँ पे आके प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद ब्रेक आपने एग्जीक्यूट कराई। यहाँ पे डॉट ऑपरेटर है, स्ट्रिंग ऑपरेटर है, जो कि इन दो स्ट्रिंग को कंकेटिनेट कर रहा है। तो यहाँ पे देखें, ये आपके पास एक हार्ड कोडेड स्ट्रिंग है 5 + 10 = 2। और उसके बाद यहाँ पे एक फंक्शन का कॉलिंग का जो रिजल्ट रिटर्न होकर आएगा, वो वैल्यू उसके साथ कंकैटिनेट हो रही है। और एंड पे सिंपल एचटीएमएल के फंक्शन के ब्रेक की स्टेटमेंट है, जो कि न्यू लाइन में ले जाने के लिए होती है। ठीक है, लाइन ब्रेक के लिए। इसी तरह फिर 7 + 13 पास हुए, उसका रिजल्ट यहाँ पे 20 आएगा। तो ये रिटर्न जी में 20 यहाँ पे प्रिंट होगा। इसी तरह 2 + 4 आपके पास आए, तो रिजल्ट यहाँ पे 6 प्रिंट होगा। तो ये वो केस हो गया कि जिसमें फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न भी कर रहा है। तो ये तमाम केसेस हमने यहाँ पे कवर कर लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन के कवर करने से आपको पीएचपी में फंक्शंस डिफाइन करने के भी डिफरेंट केसेस और लूप्स के भी डिफरेंट केसेस वो क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।